131। जयराज और दौत्य। वज्जीगण प्रतिनिधि का भव्य स्वागत करने में मागध सम्राट ने कुछ भी उठा न रखा। प्रशस्त सभामंडल यत्न से सुसज्जित किया गया। सम्राट गंगा जमनी के सिंहासन पर विराजमान हुए। मस्तक पर रत्न जटित जाज्वल्यमान स्वर्ण मुकुट धारण किया। पार्श्व में देश विदेश के विविध करद राजा, सामंत और राज परिजनों की बैठकें बनाई गईं। सम्राट के ऊपर श्वेत रजत छत्र लग रहा था, जिस पर बहुत बड़े मोतियों की झालर टंगी थी। सिंहासन के सम्मुख राज अमात्य, पुरोहित और धर्माध्यक्ष का आसन था। पीछे महासेनापति आर्यभद्रिक और उदाई अपने संपूर्ण सेनाधिपतियों सहित यथास्थान अवस्थित थे। एक ओर गायक और नर्तकियां, मंगलामुखी वार वनिताएं संगीत सुधा बिखेरने को सन्नद्ध खड़ी थीं। राजा के पीछे चांदी की डाँड़ का छत्र लिए एक खवास खड़ा था। दाएं बाएं दो यवनी दासियां चंवर झल रही थीं। दक्षिण पार्श्व में मूर्छल वाला था। उसके पीछे अन्य दंडधर, कंचुकी, द्वारपाल आदि यथास्थान नियम से खड़े थे। सम्राट का तेजपूर्ण मुख उस समय मध्याह्न के सूर्य की भांति दे दीप्यमान हो रहा था। 12 लाख मगध निवासियों के निगम जेठक और 80 सहस्त्र गांवों के मुखिया भी इस दरबार में आमंत्रित किए गए थे। लिच्छवी राज प्रतिनिधि ने अपने अनुरूप भव्य वेश धारण किया था। उनका बहुमूल्य स्वर्ण तार जटित कौरजव और उत्तम काशिक कौशे का उत्तरीय अपूर्व था। उनके साथ बहुमूल्य उपानय था, जिसमें 20 सैंधव अश्व, 5 भीमकाय हाथी, बहुत से रत्न खचित शस्त्रास्त्र तथा स्वर्ण तार ग्रथित काशी वस्त्र थे। जयराज ने सभा स्थल में प्रविष्ट होकर देखा। सम्राट पूर्व दिशा में उदित सूर्य की भांति अचल भाव से अपने मंत्रियों और सभ्यों के बीच स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। सभा स्थल में बिछे हुए रत्न कंबलों की आभा बहुरंगी मेघों के समान भाषित हो रही थी। कौशेय और ऊनी रोएं, जो सुनहरी तार पट्टी के गुथे थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सूर्य रश्मियां शत सहस्त्र आभा धारण करके भूमि पर अवतरित हुई हैं। जयराज ने सम्राट के सम्मुख जा राजनिष्ठा के नियमानुसार उनका अभिवादन कर वज्जी गणपति का राजपत्र उपस्थित किया तथा गणपति की ओर से उपानय उपस्थित कर उसे स्वीकार कर कृतार्थ करने का शिष्टाचार प्रदर्शित किया। सम्राट ने राजपत्र राज सम्मान सहित ग्रहण कर उपानय के लिए आभार और संतुष्टि प्रकट कर कहा, कह आयुष्मान, मैं तेरा और अष्टकुल के प्रतिष्ठित वज्जी संघ का क्या प्रिय कर सकता हूं। जयराज ने धीमे किंतु स्थिर स्वर में कहा, क्या देव मुझे स्पष्ट भाषण करने की अनुमति देते हैं? क्यों नहीं आयुष्मान, तू कथनीय कह। तो देव, वज्जीगण का अनुरोध है कि सम्राट आर्य महामात्य को राजगृह में फिर से सुप्रतिष्ठित करें। ये तो मगध राज्य का अपना प्रश्न है भद्र। वज्जीगण राज्य को अनुरोध करने का इसमें क्या अधिकार है? अपितु राजदंड प्राप्त बहिष्कृत महामात्य को राज्य नियम के विपरीत वज्जीगण संघ ने प्रश्रय देकर मागध राज्य संधि भंग की है, जिसका दायित्व वज्जीगण संघ पर है। इसके विपरीत देव, वज्जीगण संघ की ये धारणा है कि सम्राट की अभिसंधि से महामात्य कूटनीति का अनुसरण कर तूषणी युद्ध कर रहे हैं। तो इस धारणा के वज्जीगण संघ के पास पुष्ट प्रमाण होंगे? देव, वज्जीगण संघ सम्राट की मैत्री का मूल्य समझता है। वो बिना प्रमाण कुछ नहीं करता। सम्राट को मैं विश्वास दिलाता हूं। आयुष्मान, क्या कहना चाहता है कह। महाराज, वैशाली के अष्टकुल सम्राट से मैत्री संबंध स्थिर किया चाहते हैं। किंतु किस प्रकार भद्र? मागध साम्राज्य के प्रति वैशाली के अष्टकुल के जैसे विचार हैं, वो मैं भली भांति जानता हूं। मैं भी क्या उनसे अवगत हो सकता हूं भद्र? महाराज, वज्जीगण सम्राट की किसी भी इच्छा की अवहेलना नहीं करेंगे। तब तो मुझे केवल यही विचार करना है कि मुझे उनसे क्या कहना चाहिए। सम्राट यदि स्पष्ट कहें, ये तो व्यर्थ होगा आयुष्मान। तो क्या मैं ही सम्राट को वज्जीगण संघ का संदेश निवेदन करूं? ये अधिक उपयुक्त होगा। मैं स्पष्ट कहने के लिए सम्राट से क्षमा याचना करता हूं। कह भद्र, कथनीय कह। देव ये जानते हैं कि वो बात अब सार्वजनिक हो चुकी है। आयुष्मान, तेरा अभिप्राय क्या है? वो स्पष्ट है। देव यदि अष्टकुल की किसी कुलीन कुमारी से विवाह करना चाहते हैं तो ये सुकर है। प्रस्ताव महत्वपूर्ण है और इससे मेरी प्रतिष्ठा होगी। साथ ही अष्टकुल के वज्जी गणतंत्र और मगध साम्राज्य की मैत्री समृद्धि भी बढ़ेगी। किंतु इसके लिए एक वचन देना होगा। कैसा वचन? केवल लिच्छवी कुमारी का पुत्र ही भावी मगध सम्राट होगा। केवल यही, और कुछ तो नहीं?
नहीं देव, आयुष्मान को कुछ और भी कथनीय है। यत्किंचित महाराज, देवी अम्बपाली वज्जीगण का विषय है। उन पर संपूर्ण गण जनपद का समान अधिकार है। अष्टकुल उन पर किसी एक का एकाधिकार सहन नहीं करेगा। ये मैं समझ गया, और कह भद्र। और तो कुछ कथनीय नहीं है देव। कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा, तो मैं अष्टकुल का प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं। क्या आप अष्टकुल की किसी भी कुमारी से विवाह करना अस्वीकार कर रहे हैं? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है भद्र, किंतु मैं इसे अपनी स्वेच्छा और भावना की बलि देकर नहीं स्वीकार कर सकता। रही देवी अम्बपाली की बात, वज्जीगण के उस धिक्कृत कानून की बात मैं जानता हूं, परंतु आयुष्मान, कोई भी मागध स्त्री जाति के अधिकारों को हरण करने वाले इस कानून के विरोध में खड्गहस्त होना आनंद से स्वीकार करेगा। अच्छा आयुष्मान, अब विदा। अपने प्रस्ताव के लिए अष्टकुल के वज्जीगण प्रमुखों से मेरी कृतज्ञता अवश्य प्रकट कर देना। सम्राट, मुझे ये भय है कि इस निर्णय का कोई भयानक परिणाम न हो। दो पड़ोसी राज्य व्यवस्थाओं के बीच की सद्भावना न नष्ट हो जाए। आयुष्मान, महाराज्यों की एक मर्यादा होती है और सम्राट की भी। मागध सम्राट की एक पृथक मर्यादा है आयुष्मान, जिसका तू स्वप्न देख रहा है। मेरी अभिलाषा उससे बड़ी है। इससे सम्राट का ये अभिप्राय तो नहीं है कि सम्राट अष्टकुलों के स्थापित गणतंत्र से युद्ध छेड़ चुके? अष्टकुलों के गणपति ने क्या इसी से भयभीत होकर तुझे उत्कोच देकर मेरे पास भेजा है? महाराज, लिच्छवी गणसंघ 36 राज्यों के संघ का केंद्र है। हम गणशासित भली भांति खड्ग पकड़ना जानते हैं। सुनकर आश्वस्त हुआ भद्र। मैं ये बात स्मरण रखूंगा। इतना कहकर सम्राट आसन छोड़ उठकर खड़े हुए। जयराज क्रोध से तमतमाते हुए मुख से पीछे लौटे। चिंता की रेखाएं उनके सदा के उन्नत ललाट पर अपना प्रभाव डाल रही थीं। 132 गुह निवेदन। एकांत पाते ही मागध संधि वैग्राहिक अभय कुमार ने सम्राट से निवेदन किया। देव, वंचना हुई है। कैसी भणे? ये गणदूत नहीं पारग्रामिक है, अथवा वो गणदूत नहीं छद्मवेशी है। कैसे भद्र? देव, जो गणदूत बनकर पांथागार में राज अतिथि बना हुआ था, उसे मैं भली भांति पहचानता हूं। उसने सभा में सम्राट से भेंट नहीं की है। तब किसने की? एक अन्य पुरुष ने, जो पांथागार से पृथक एक प्रतिहार के घर टिका हुआ था। क्या इसकी कोई सूचना महामात्य ने नहीं भेजी थी? मुझे आर्य महामात्य की यही सूचना मिली थी कि प्रभंजन अगत्य की सूचना ला रहा है, परंतु प्रभंजन का कोई पता ही नहीं लगता। ना जाने वो कहीं लोप हो गया है। ये तो परिज्ञात है कि उसने इस पारग्रामिक का अनुसरण किया था। यह अति भयानक बात है भणे। इस पारग्रामिक और उस छद्मवेशी गणदूत दोनों को बंदी बना लो। किंतु देव, दोनों ही ने राजगृह से चुपचाप प्रस्थान कर दिया है। सम्राट ने अत्यंत कुपित होकर कहा, तो भणे, मैं अभी नगरपाल और सीमांत रक्षक को देखना चाहता हूं और तुझे आदेश देता हूं कि उस छद्मवेशी का अनुसरण कर और उसे जीवित या मृत जिस प्रकार संभव हो मेरे सम्मुख उपस्थित कर। अभय कुमार सम्राट को अभिवादन कर तुरंत चल दिया। सम्राट चिंतित भाव से अपने कक्ष में टहलने लगे। कुछ ही काल में नगरपाल और सीमांत रक्षक ने आकर सम्राट को अभिवादन किया। सम्राट ने क्रुद्ध होकर पूछा, भणे, वैशाली के गणदूत का कैसा समाचार है? देव, उसने 2 दंड रात्रि रहते राजगृह से प्रस्थान कर दिया। अब उसका कोई पता ही नहीं लग रहा है। उसे आने की अनुमति किसने दी? देव, इसका निषेध नहीं था इसी से। और वो पारग्रामिक? देव, उसके संबंध में तो हमें कुछ सूचना ही नहीं है। क्या मागध व्यवस्था अब ऐसे ही राजपुरुष करेंगे? दोनों ही मृत जीवित जिस अवस्था में हो, बंदी करके मेरे सम्मुख लाए जाएं, प्रत्येक मूल्य पर। सम्राट ने सीमांत रक्षक को आदेश दिया। दोनों राजपुरुष घबराकर राजाज्ञा पालन करने को भागे। 133 पलायन। जयराज और काप्यक गांधार ने पलायन की योजना पहले ही स्थिर कर ली थी। गणदूत के वेश में जिस दिन जयराज ने सम्राट से प्रकट भेंट की, उससे प्रथम ही रात्रि के समय चुपचाप गुप्त भाव से एकाकी गांधार काप्यक महत्वपूर्ण चित्र, मानचित्र, लेख और सूचनाएं लेकर राजगृह से प्रस्थान कर गए थे। मार्ग में सुरक्षा और व्यवस्था उन्होंने यथावत कर ली थी। शेष सैनिक और राज परिच्छेद की व्यवस्था ये की गई थी कि वो प्रकट में प्रस्थान का प्रदर्शन तो करे, परंतु राजगृह के बाहर जाते ही वे विघटित हो जाएं तथा छद्मवेश में राजगृह लौट आएं और राजगृह में गुप्त रूप से रहें। इस योजना के कारण वैशाली के गणदूत और उसकी छोटी सी सैन्य तथा सेवक मंडली कहाँ लोप हो गई, इसका किसी को कुछ पता ही नहीं लगा।
गांधार काप्यक को भी कोई नहीं पा सका। जयराज सम्राट से मिलने के तत्क्षण बाद अपने डेरे पर गए ही नहीं। वे तुरंत ही सबकी आंख बचा राजगृह से चल दिए। पूर्व योजना के अनुसार उनका वो कृषक बालक मित्र उनसे पहले ही जा चुका था और राजगृह से 8 योजन दूर एक चैत्य में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार जयराज और उनके संगी साथी जिन्हें जाना था वे पूर्व नियोजित योजना से साकुशल राजगृह से निकल गए। जिन्हें रहना था वे प्रच्छन्न भाव में रहे। अभय कुमार मोटी बुद्धि का तथा कुछ दीर्घसूत्री आदमी था। वो सैनिक प्रथम था, राजनीतिज्ञ उसके बाद। वो राजकुमार था, अतः अनुशासित भी न था। उससे इस अगत्य के कार्य में अनेक त्रुटियां रह गईं। फिर भी उसने वैशाली के इन सफल भगोड़ों को जीवित अमृत पकड़ लाने के संकल्प से चुने हुए सैनिक लेकर प्रस्थान किया। सीमांत रक्षक ने भी चारों ओर सेना फैला दी। जयराज को तुरंत ही इस व्यवस्था का पता लग गया। वो यथासंभव युद्ध से बचना चाह रहे थे और शीघ्र से शीघ्र सुरक्षित मागध राज्य की सीमा से निकल जाना चाहते थे। फिर भी उनकी 1-2 बार पीछा करने वालों से मुठभेड़ हो ही गई, पर जयराज ने युद्ध नहीं किया। पलायन ही करना श्रेयस्कर समझा। किंतु अभय कुमार ने उनके मार्ग को घेर ही लिया और जयराज प्रति क्षण किसी गंभीर परिणाम की आशंका करने लगे। 134 घातक द्वंद्व युद्ध। जयराज ने समझ लिया कि अब उनके और अभय कुमार के बीच एक घातक द्वंद्व युद्ध होना अनिवार्य है, परंतु उन्हें अपनी साहसिक यात्रा झटपट समाप्त कर डालनी थी। उन्होंने मुस्कुराकर अपने संगी कृषक तरुण से कहा, मित्र, टट्टू की चाल का जौहर दिखाने का यही सुअवसर है। हमें शीघ्र यहां से भाग चलना चाहिए। यही अच्छा है। युवक ने बहुत सोचने विचारने की अपेक्षा अपने साथी के मत पर निर्भर होकर कहा। दोनों ने अपने अपने अश्वों को एड़ दी। जयराज ने निश्चय कर लिया था कि जब तक वो सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाएंगे राह में विश्राम नहीं करेंगे। उनके कंचुक के भीतर बहुमूल्य हल्का लोह वर्म था तथा ऊष्णीश के नीचे भी झिलमिल टोप छिपा था। बहुमूल्य लेखों और मानचित्रों को जो उनके पास थे उन्होंने यत्न से अपने वक्षस्थल पर लोह वर्म के नीचे छिपा लिया था और उन सब की एक एक प्रति सांकेतिक भाषा में तैयार करके अपने साथी के कंचुक में सी दी थी। दोनों के अश्व तीव्र गति से बढ़ चले। युवक अपने अश्व संचालन की सब कला साथी को दिखाना चाहता था तथा अपने पार्वत्य टट्टू की, जो वो बढ़ चढ़कर डींग हाँक चुका था, उसे प्रमाणित किया चाहता था। इसी से वो साथी के साथ बराबर उड़ा जा रहा था। उसकी इच्छा साथी से वार्तालाप करने की थी, परंतु जयराज गंभीर प्रश्नों पर विचार करते जा रहे थे। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व पर भी मनुष्य गंभीर विषयों पर विचार कर सकता है। टेढ़ी राजनीति की वक्र चाल सोच सकता है, ये कैसे कहा जा सकता था। पर ये संधि वैग्राहिक जयराज भागते भागते यही सब सोचते तथा गहरी से गहरी योजना बनाते जा रहे थे। वे प्रत्येक बात की तह तक पहुंचने के लिए अब तक की पूर्वापर संबंधित सभी बातों की तुलना, विवेचना और आरोप की दृष्टि से देखने के लिए अपने मस्तिष्क में विचार स्थिर करते जा रहे थे। उन्होंने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया कि सम्राट अद्भुत और तेजवान पुरुष हैं। उन्हें सरलता से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। फिर भी सम्राट की अम्बपाली के प्रति आसक्ति एवं अपने ही जीवन में उनके शून्यपने को भी वो समझ गए थे। उन्होंने ये समझ लिया था युद्ध तो अनिवार्य है ही, वो भी अनति विलंब। परंतु मूल मुद्दा ये है कि देवी अम्बपाली ही का आवास एक छिद्र होगा जहां से मगध साम्राज्य को विजय किया जा सकता है। आर्यवर्षकार की दुर्धुर्ष कुटिल राजनीति के ताने बाने को छिन्न भिन्न करके आर्यभद्रिक के प्रबल पराक्रम को नत किया जा सकता है। उसी कूटनीतिक छिद्र पर जयराज ने अपनी दृष्टि केंद्रित की। उन्होंने मन ही मन कहा, सम्राट एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जो जीवन में नहीं सुलझेगी, परंतु इसी से सम्राट का पराभव होगा तथा ब्राह्मण वर्षकार की बुद्धि और भद्रिक का शौर्य कुछ भी काम न आएगा। उसने बड़े ध्यान से देखा कि संपूर्ण मागध जनपद संपन्न और निश्चिंत है। उसे यहाँ वो युद्ध की विभीषिका नहीं दिखाई दी थी जो वैशाली में थी। वे अत्यंत आश्चर्य से ये देख चुके थे कि वहां जनपद में बेचैनी के कोई चिन्ह न थे। कृषक अपने हल बैल लिए खेतों की ओर आराम से जा रहे थे। रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित ग्रामीण मागध बालाएं छोटे छोटे सुडौल घड़े सिर पर रखे आती जाती बड़ी भली लग रही थीं। वे गाने गाती जाती थीं जिनमें यौवन, जीवन, आनंद, आशा और मिलन सुख के मोहक चित्र चित्रित किए हुए थे। जयराज को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चिड़ियां चहचहाती हुई उड़ रही हैं। संपूर्ण मागध जनपद शत सहस्त्र मुख से कह रहा था, देखो हम सुखी हैं, हम संतुष्ट हैं। जयराज सोचते जाते थे,
हमारे वज्जी गणतंत्र से तो ये साम्राज्य चक्र ही अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है। यदि साम्राज्य तंत्र में आक्रमण भावना न होती तो निस्संदेह राजनीति के विकसित स्थिर रूप को तो साम्राज्य ही में देखा जा सकता है। वे चारों ओर आंख उघाड़ कर देखते जा रहे थे। पीले और पके हुए धान्य से भरपूर खेत खड़े थे। आम्र के सघन बागों में कोयलें कूक रही थीं। स्वस्थ बालक ग्राम के बाहर क्रीड़ा कर रहे थे। बड़े बड़े हरिणों के यूथ खेतों की पटरियों पर स्वच्छंद घूम रहे थे। ऋतु बड़ी सुहावनी बनी थी। कोई कोई ग्रामीण सस्ते टट्टुओं पर इधर उधर आते जाते देख पड़ रहे थे। ये टट्टू बड़े मजबूत थे। उनके मुंह से निकल पड़ा, वाह, ये तो बड़ी मौज में है। साथ ही युवक ने जयराज के होठ हिलते देखे। वो अपना टट्टू बढ़ाकर आगे आया और उसने कहा, आपने कुछ कहा भंते? हाँ मित्र, मैं सोचता हूं कि तेरी और मेरी दोनों की ससुराल यहाँ कहीं किसी गांव में होती, और ये रंगीन घाघरे पहने हुए जो वधूटियां छोटे छोटे जल के घड़े सिरों पर रखे इठलाती बल खाती लोगों के मन को ललचाती आ रही हैं, इनमें ये कोई भी एक दो हमारी तेरी वधूटियां होती तथा हम और तू साथ साथ इसी तरह इन गांवों में से किसी एक के श्वसुर गृह में आकर आदर सत्कार पाते तो कैसी बहार होती। साथी का ये रंगीन विनोद सुनकर युवक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने थोड़ा लजाते हुए कहा, भंते, इधर ही उस ओर के एक ग्राम में मेरी ससुराल है और मैं वहां एक दो बार जा चुका हूं। चलिए भंते, वहां चलें। अच्छा, क्या वधूटी वहीं है? वहीं है भंते। ओहो, ये बात है मित्र, तो देखा जाएगा। वो ग्राम यहां से कितनी दूर है? यदि हम इसी प्रकार चलते रहे, राह में कहीं न रुके, तो सूर्यास्त तक वहां पहुंच जाएंगे। और यदि हम घोड़ों को सरपट छोड़ दें? वाह, तब तो दंड दिन रहे पहुंच सकते हैं। परंतु तुम्हारे श्वसुर और श्यालक कहीं मुझे गवाट में तो नहीं बंद कर देंगे? नहीं भंते, जब मैं उनसे कहूंगा कि आप राजकुमार हैं और सम्राट से बात करके आ रहे हैं, तो वे आपको सिर पर उठा लेंगे। मेरा श्यालक मेरा प्रिय मित्र भी है। तब तो बढ़िया भोजन की भी आशा करनी चाहिए। ओह, वे लोग संपन्न हैं, इसकी क्या चिंता। तो मित्र, यही तय रहा, आज रात वहीं व्यतीत करेंगे। उत्सुकता और आनंद के कारण तरुण कृषक कुमार का मुंह लाल हो गया। वो उत्साह से अपने टट्टू पर जमकर बैठ गया। जयराज साथी से बातें करते जाते थे, पर खतरे से असावधान न थे। वृक्षों के सघन कुंज को देखकर उनके मन में सिहरन उत्पन्न होती। एक गहरे नाले और ऊंचे टीले को देख वे ठिठक गए। वे दिन भर चलते ही रहे थे। संध्या होने में अब विलंब न था। इसी समय पीछे से उन्होंने कुछ अश्वारोहियों के आने की आहट सुनी। वो एक सुनसान जंगल था। दाहिनी ओर एक टीला था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उसी टीले के ऊपर 13 अश्वारोही एक पंक्ति में खड़े हैं। वे उनसे कोई 10 धनुष के अंतर पर थे। इन दोनों को देखते ही 13 ने तीर की भांति अश्व फेंके। जयराज ने साथी से कहा, सावधान हो जा मित्र, शत्रु आ पहुंचे। इसी समय बाणों की एक बौछार उनके इधर उधर होकर पड़ी। जयराज ने कहा, मित्र, साहस करना होगा, भागना व्यर्थ है। सामने समतल मैदान है और कोई आड़ भी नहीं है। हमारे अश्व थके हुए हैं। तू दाहिनी ओर को वक्र गति से टट्टू चला, जिससे शत्रु बाण लक्ष्य न कर सकें, और अवसर पाते ही ससुराल के गांव में भाग जाना। मेरे लिए रुकना नहीं। किंतु भंते आप? मेरी चिंता नहीं मित्र, तेरा श्वसुर ग्राम निकट है, वहां से समय पर सहायता ला सके तो अच्छा है। वृक्षों के उस झुरमुट के उस ओर ही वो ग्राम है। जीवित पहुंच सका तो 2 दंड में सहायता ला सकता हूं। मेरे दोनों श्यालक उत्तम योद्धा हैं। इसी बीच बाणों की एक और बौछार आई। जयराज ने साथी को दाहिनी ओर वक्र गति से बढ़ने का आदेश दे स्वयं बाईं ओर को तिरछा अश्व चलाया। शत्रु और निकट आ गए। वे उन्हें घेरने के लिए फैल गए और निरंतर बाण बरसाने लगे। जयराज ने एक बार साथी को खेतों में जाते देखा और स्वयं चक्राकार अश्व घुमाने लगा। शत्रु अब एक धनुष के अंतर से बाण बरसाने लगे। जयराज ने अश्व की बाग छोड़ दी और फिसलकर अश्व के नीचे आकर उसके पेट से चिपक गए और अपना सिर घोड़े के वक्ष में छिपा लिया तथा एक हाथ में खड्ग और दूसरे में कटार दृढ़ता से पकड़ ली। शत्रुओं ने साथी की परवाह न कर उन्हें घेर लिया। एक ने चिल्लाकर कहा, वो आहत हुआ, उसे बांध लो, जीवित बांध लो। परंतु पहले देख, मर तो नहीं गया। 3 अश्वारोही हाथ में खड्ग लिए उनके निकट आ गए। जयराज ने अब अपनी निश्चित मृत्यु समझ ली, परंतु आत्मरक्षा के लिए तनिक भी नहीं हिले। वे उनके अत्यंत निकट आ गए। जयराज ने एक के पार्श्व में कटार घुसेड़ दी, दूसरे के कंठ में उनका खड्ग विद्युत गति से घुस गया। दोनों गिरकर चिल्लाने लगे। तीसरा दूर हट गया। इसी समय अवसर पा जयराज ने फिर अश्व फेंका।
शत्रु क्षण भर के लिए स्तंभित हो गए, फिर दूसरे एक क्षण वे लेना लेना करके उनके पीछे भागे। अंधकार होने लगा। दूर वृक्षों के झुरमुट की ओट में सूर्य अस्त हो रहा था। जयराज ने एक बार उधर दृष्टि डाली। जब तक वे धनुषों पर बाण संधान करें, वो पलटकर दुर्धुर्ष वेग से शत्रु पर टूट पड़े। दो को उन्होंने खड्ग से दो टूक कर डाला। एक ने आगे बढ़कर उनके मोढ़े पर करारा वार किया। अभय कुमार को पहचान कर जयराज आहत होने पर भी उस पर टूट पड़े। दो सैनिक पार्श्व से झपटे। एक को उन्होंने बाएं हाथ की कटार से आहत किया, दूसरा पैंतरा बदलकर पीछे हट गया। इसी समय जयराज ने अभय कुमार के सिर पर एक भरपूर हाथ खड्ग का मारा। वो मूर्छित होकर धड़ाम से धरती पर गिर गया। अब शत्रु 7 थे। नायक के मूर्छित होने से वे घबरा गए थे, परंतु जयराज भी अकेले तथा आहत थे। उनके मोढ़े से रक्त झरझर बह रहा था। वे लड़ते लड़ते ग्राम को लक्ष्य कर बढ़ने लगे। इसी समय अभय कुमार की मूर्छा भंग हुई। उसने चिल्लाकर कहा, मारो, उसे मार डालो, देखो बचकर भागने न पाए। शत्रुओं ने फिर उन्हें घेर लिया। अब वे चौमुखा वार करके खड्ग चला रहे थे, पर क्षण क्षण पर विपत्ति की आशंका थी। अवसर पा उन्होंने एक शत्रु को और धराशायी किया। इसी समय ग्राम की ओर से 4 अश्वारोही अश्व फेंकते आते उन्होंने देखे। उन्हें देख जयराज उत्साहित हो खड्ग चलाने लगे। शत्रु घातक वार कर रहे थे। कृषक तरुण ने कहा, हम आ पहुंचे भंते राजकुमार, और साथियों को लेकर वो शत्रुओं पर टूट पड़ा। सब शत्रु काट डाले गए। अभय कुमार को बांध लिया गया। सब कोई ग्राम की ओर चले। इस समय रात एक दंड व्यतीत हो चुकी थी। ग्राम के निकट पहुंचकर जयराज ने कृषक युवक और उसके साथियों से कहा, मित्रों, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए तुम्हारा आभार ले रहा हूं, परंतु मुझे एक अच्छा अश्व दो। ये क्या भंते, क्या आप रात विश्राम नहीं करेंगे? नहीं मित्र, मुझे जाना होगा। इतना कह उसे एक ओर ले जाकर स्वर्ण की एक भारी थैली उसके हाथ में रखकर कहा, मित्र, तू रात भर यहां रहकर भोर होती ही वैशाली की राह पकड़ना, और वैशाली के संथागार में पहुंचकर ये मुद्रा किसी भी प्रहरी को दे देना। वो तुझे मुझ तक पहुंचा देगा। किंतु आप आहत हैं भंते। परंतु मित्र, कार्य गुरुतर है, तो मैं भी साथ हूं। नहीं मित्र, रात्रि भर ठहर कर प्रातः चलना, पर राह में अटकना नहीं। तेरे पास मेरी थाती है। समझ गया भंते, किंतु ये स्वर्ण? जयराज ने हंसकर कहा, संकोच न कर मित्र, वधूटी का कोई आभूषण बनवाना। ला, अश्व दे। युवक ने ऊंची रास का अश्व श्यालक से दिला दिया। फिर उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, तो भंते? हाँ मित्र, मैं चला, पर ये बंदी, इसकी यत्न से रक्षा करना और राजगृह भेज देना। पाथे और अश्व देकर। ये राजकुमार है। ऐसा ही होगा भंते। जयराज ने उसी अंधकार में अश्व छोड़ दिया। 135 चंडभद्रिक। प्रबल प्रतापी मगध सेनापति चंडभद्रिक के शौर्य, तेज और समर कौशल की गाथाएं उन दिनों संपूर्ण जम्बूद्वीप में गाई जाती थी। उस युग में उन जैसा धीर, वीर, तेजस्वी और दूरदर्शी सेनापति दूसरा भारत में न था। उन्होंने वैशाली के महत्व और सत्ता पर भली भांति विचार करके भागीरथ प्रयत्न से मागधी सेना का सर्वथा नए ढंग पर संगठन किया था। चंपा, कौशल और मथुरावंती के अभियान में जो मागधी सेना को क्षय और हानि हो गई थी, वो उन्होंने सब बात की बात में पूरी कर ली थी, और अब राजगृह के घर घर में वैशाली अभियान की ही चर्चा थी। लोग अमात्य वर्षकार के असाधारण निष्कासन को भी इस तरह भूल गए थे। एक दिन सम्राट और सेनापति ने अति गोपनीय मंत्रणा की। सम्राट ने कहा, आर्यभद्रिक, यदि शिशुनाग वंश के मस्तक पर चक्रवर्ती छत्र नहीं आरोपित हुआ तो इस वंश में बिंबिसार का जन्म लेना ही व्यर्थ हुआ, और आपका मगध सेनानायक होना भी। सेनापति ने हंसकर कहा, सो तो है देव। देखिए, पृथ्वी पर हिमालय से दक्षिण समुद्र पर्यंत, अर्थात उत्तर दक्षिण में हिमालय और समुद्र के बीच का, तथा 1,000 योजन तिरछा अर्थात पूर्व पश्चिम की ओर 1,000 योजन विस्तार वाला पूर्व पश्चिम समुद्र की सीमा से भक्त देश चक्रवर्ती क्षेत्र कहाता है। इस चक्रवर्ती क्षेत्र में अरण्य, ग्राम, पार्वत, औदक, भौम, सम, विषम जो भूभाग हैं, उनका निरूपण इस मानचित्र में देखिए और विचार कीजिए कि अब करणीय क्या है। प्रथम उत्तर दक्षिण प्रदेश पर दृष्टि डालिए। अमात्य ने देव की अभिलाषा को चरितार्थ करने की ही ये योजना बनाई थी कि दक्षिण समुद्र को मगध साम्राज्य यदि स्पर्श करे तो उसे सर्वप्रथम चंडप्रद्योत, अवंती नरेश और उसके मित्र मथुरापति अवंती वर्मन का पराभव करना चाहिए।
रौरुक सौवीर पर भी अधिकार होना चाहिए, परंतु देव का आग्रह वैशाली अभियान पर ही है और अमात्य विनियोजित है। तब अभी वैशाली से ही निपट लिया जाए। परंतु देव से एक निवेदन करूंगा, यदि वैशाली के गणतंत्र को छिन्न भिन्न करना है तो उसके संगी साथी मल्ल, शाक्य, काशी, कोले और दूसरे गणसंघों के गुट्ट को भी आमूल तोड़ फोड़ देना होगा तथा मगध राजधानी राजगृह से हटाकर या तो वैशाली ही को चक्रवर्ती क्षेत्र का केंद्र बनाना होगा या फिर पाटलीग्राम को मागध राजधानी बनने का सौभाग्य प्रदान करना होगा। बिना ऐसा किए इन केंद्रस्थ गणगुट्टों को हम तोड़ फोड़ कर आमूल नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए मात्र साम्र की चेतना ही यथेष्ट नहीं है। वहाँ के जनपद की मनोवृत्ति बदलने की भी बात है, क्योंकि आर्यों की भांति वहाँ भी छिद्र मुख्य है। छिद्र ये कि इन गणराज्यों में गण प्रतिनिधि लिच्छवी, मल्ल, शाक्य सभी ने ये नियम बनाया है कि राज्य की सारी व्यवस्था अपने हाथ में रखी है। इनके राज्यों में आर्यों को कोई अधिकार ही नहीं है। इससे ब्राह्मण, विश्व और सेठी सभी जन उनसे उदासीन हैं। विग्रह छिड़ने पर गणों को जहाँ युद्ध में उलझना पड़ेगा वहाँ इनकी रक्षा का भार भी ढोना होगा और वे लोग युद्ध में कुछ भी सहायता अपने गण की नहीं करेंगे। तो ये छिद्र साधारण नहीं आर्य सेनापति, इसी से हम विजय होंगे। परंतु सेना से नहीं, संस्कृति से। इसीलिए हमें उन्हीं के बीच में या तो वैशाली में, नहीं तो फिर उनके निकट पाटलिपुत्र में राजधानी बनाकर रहना होगा। तो ऐसा ही होगा सेनापति, परंतु अभी हम दक्षिण समुद्र तट नहीं छू सकते, ये मैं भी देख रहा हूं। परंतु मागधों को अवंती पर अभियान करना होगा। इधर चंपा विजय होने से पूर्वीय समुद्र तट हमारा हो गया। यदि इसी के साथ हमारा कौशल का अभियान सफल होता तो उत्तर गांधार तक फिर कोई बाधा न थी। मेरे जीवन ही में मेरा स्वप्न पूर्ण हो जाता। परंतु अब कदाचित हमें दूसरी पीढ़ी तक प्रतीक्षा करनी होगी। विदुढभ दासी पुत्र कठिन हाथों से कौशल की व्यवस्था कर रहा है। यद्यपि वो प्रकट में आयुष्मान सोमप्रभ से अति उपकृत है। सो तो है ही देव, परंतु हम राजनीति में प्रथम ही से कोई कल्पना नहीं कर सकते। परिस्थितियां क्षण क्षण पर बदलती रहती हैं। इसलिए अभी हमें अपना ध्यान केवल वैशाली पर ही केंद्रित करना चाहिए, जहां अमात्य आत्मयज्ञ कर रहे हैं और सोमकूट युद्ध। फिर हमारे सोनगंगा और बागमती तट के नए पुराने दुर्ग हैं जो सब भांति सज्जित हैं। इसके अतिरिक्त हमारी समर्थ जल सैन्य है, जिसके संबंध में देव को कुछ भी विदित कर दिया गया है। तो ऐसा ही हो आर्य सेनापति, आपने किस प्रकार सैन्य व्यवस्था की है? इस समय हमारे पास कुल 1 अक्षौहिणी सैन्य सन्नद्ध है। इसे मैंने 5 भागों में विभक्त किया है। 1 मौल बल मूल स्थान अर्थात राजधानी की रक्षा करने के लिए, इसका भार आचार्य शाम्भव्य पर है। इस सेना का कार्य केवल राजधानी की रक्षा ही नहीं, क्षय और व्यय की पूर्ति करना भी है। इस सेना में अधिक विश्वस्त, अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को आचार्य की अधीनता में रखा गया है, जिससे पीछे शत्रु भेद न डाल दें। अन्न, रसद, शस्त्रास्त्र और नए नए भट निरंतर मोर्चे पर भेजते रहने की सारी व्यवस्था यही सेना करेगी। आवश्यकता होने पर सम्मुख युद्ध भी कर सकेगी। दूसरी सेना भूतक बल है। इसमें वे ही योद्धा हैं जो केवल वेतन लेकर युद्ध करते हैं। शत्रु के पास भूतक बल बहुत कम है और अभी हमें भिन्न शक्तियों से प्राप्त सहायता मिलने में विलंब भी है। अतः यही सैन्य कठिन मोर्चों पर आगे बढ़कर कार्य करेगी। इसी सेना को शत्रु के यातायात अवरोध पर भी लगाया जाएगा। तीसरी श्रेणी बल है, जो जनपद में अपना अपना कार्य करने वाले शस्त्रास्त्र प्रयोग में निपुण पुरुषों की तैयार की गई है। शत्रु के पास श्रेणी बल यथेष्ट है। शत्रु से मंत्र युद्ध भी होगा और प्रकाश युद्ध भी। ऐसी अवस्था में श्रेणी बल से हमें बड़ी सहायता प्राप्त होगी। चौथा मित्र बल है। मित्र बल हमारे पास बहुत है। 27 मित्र राज्यों से हमें मित्र बल प्राप्त होगा। हम उसे मूल स्थान की रक्षा में भी लगा सकते हैं और शत्रु के साथ युद्ध करने भी ले जा सकते हैं। हमें बहुत कम यात्रा करनी है। वैशाली में अब तूषणी युद्ध के स्थान पर व्यायाम युद्ध ही मुख्यतया होगा। इसलिए शत्रु की मित्र सेना या आटविक सेना को, जो कि उसके नगर में आकर ठहरी हुई होगी, पहले अपनी मित्र सेना के साथ लड़ाकर फिर अपनी सेना के साथ लड़ाऊंगा। इसके अतिरिक्त देव, हमारे पास विजित शत्रु सैन्य भी है। पहले मैं इसी को शत्रु से भिड़ाऊंगा। दोनों में से जिस भी सैन्य का विनाश होगा हमारा लाभ ही लाभ है। जैसे कुत्ते और सुअर के परस्पर लड़ने से दोनों में से किसी भी एक के मर जाने पर चांडाल का लाभ होता है, उसी प्रकार देव। इतना कहकर मागध महाबलाधिकृत भद्रिक हंस दिए
सम्राट भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये तो ठीक है आर्य सेनापति, परंतु हमारी आटविक सैन्य की व्यवस्था सर्वोत्तम होनी चाहिए। निस्संदेह देव, मेरे चर भिन्न भिन्न रूप में शत्रु भूमि में फैले हुए वहां का राय रत्ती मानचित्र तैयार करने में जुटे हैं। वन वीथि उपत्यका नद ह्रद श्रृंग जहां जो है उसका ठीक ठीक चित्रण कर रहे हैं। कहाँ कहाँ किन किन युद्ध उपयोगी वस्तुओं एवं व्यवहार्य पदार्थों का चय उत्पादन गोपन है देखभाल रहे हैं। ज्यों ज्यों उनसे सूचनाएं मिलती जा रही हैं, हमारी आटविक सेना शिक्षित अभिज्ञात होती जा रही है। वो भली भांति सब मार्गों को जान गई है। उत्तम निर्भ्रांत पथ प्रदर्शकों सूत्रों का सहयोग उसे प्राप्त है। शत्रु भूमि में छद्म युद्ध पलायन युद्ध और समयुद्ध करने की उसे पूरी शिक्षा दी गई है। वो सब भांति आयुधों से सुसज्जित है। जैसे एक बिल्व फल दूसरे बिल्व फल के द्वारा टकराकर फोड़ दिया जाता है, उसी भांति हम आटविक बल को ले युद्ध प्रारंभ कर देंगे और शत्रु के तृण काष्ठ आदि छोटे छोटे पदार्थों तक को उस तक न पहुंचने देंगे, बीच ही में नष्ट कर डालेंगे। सुनकर संतुष्ट हुआ आर्य सेनापति, और भी कुछ ज्ञातव्य है? हाँ देव, हमने औत्सुक सैन्य का भी संगठन किया है। ये एक नेता रहित सेना है। इसमें भिन्न भिन्न देशों के रहने वाले जन हैं। इसका काम शत्रु के देश में केवल लूट मार करना है। इसमें भर्ती होने के लिए किसी आज्ञा अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। नगर जनपद को लूटना, आग लगाना, खेतों और बाग बगीचों को नष्ट करना, मार्गों और यातायात साधनों को भंग करना तथा शत्रु के संपूर्ण राज्य में अव्यवस्था फैलाना ही इस सेना का कार्य होगा। इसके हमने 2 भाग किए हैं, एक भेद्य दूसरा अभेद्य। प्रतिदिन भत्ता लेकर अथवा मासिक हिरण्य नियमित वेतन के रूप में लेकर शत्रु देश में लूट मार मचाने वाला भेद्य है, परंतु दूसरी औत्साहिक सैन्य में विश्वस्त मागध जन ही है। ये अधिक सुगठित और सुसंपन्न है। इस प्रकार देव, हमने ये 7 प्रकार का बल सुसंगठित किया है। साधु सेनापति साधु, अब क्षय व्यय तथा लाभ पर भी विचार करना आवश्यक है। अवश्य देव, मेरी रणनीति ये है कि क्षय और व्यय की दृष्टि से जिस काल में अत्यधिक गुणयुक्त लाभ की संभावना हो तभी आक्रमण किया जाए। अर्थों का ही अर्थों से संबंध है देव। हाथी ही से हाथी पकड़ा जा सकता है। सत्य है आर्य सेनापति, तो अब सेना के कूच की आज्ञा होनी चाहिए। अच्छा देव, हम तो तैयार ही हैं।